तो मेरे को लगता है कि सुधा दीदी से सभी लोग यहाँ पर परिचित हैं, पर एक बार सुरेश भैया आप फिर भी नहीं हमारे नए गेस्ट्स को। आज इस क्लास में मैं कह सकूं कि किसके साथ मेरी भी शरीर की ये जागृति की यात्रा शुरू हुई तो सुधा दीदी के साथ ही शुरू हुई। तो गुजरात की जो पहली सामाजिक शिविर हुई घोषित स्वरूप से SGVP में, तब से दीदी साथ में है, तो ये 12 साल की लगभग यात्रा हुई है। आप IPS अधिकारी है और अभी तक राजकोट में पोस्टिंग था, अभी नया कोई पोस्टिंग आएगा। दीदी की खूबी ये है कि इनके साथ रहते कभी ऐसा लगता नहीं है कि ये पुलिस अधिकारी है, राइट। हमें तो हमारी छोटी बहन जैसा ही महसूस हुआ है। और सद्भाग्य से मेरा पूरे परिवार के साथ परिचय है। उनके पिताजी भी मेरा ही नाम सुरेश चंद्र पांडे जी, तो वो भी पुलिस ऑफिसर रहे। तो एक जो संस्कारिता के पक्ष में मैंने यहाँ दीदी आपका ही उदाहरण यहाँ दिया था कि घर में संस्कारिता की परंपरा रहती है तो प्रामाणिकता कैसे फ्लो होती है। और तो दीदी ने कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, राइट। कोई प्रेशर के सामने झुकी नहीं और बड़े ऑनेस्टी के साथ वो काम करती गई। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनको SRP में कमांडेंट की पोजीशन है, सेनापति बोलते हैं इसको। तो एक बार दीदी ने मुझे लिखा था कि मैं 1500 जवानों को लेकर के आ रही हूँ, पूरी ट्रेन अकेली लीड और 1500 जवान। तो ऐसे पूरे फोर्स को लीड करना और भाव के साथ लीड करना, विद्या की रोशनी में कहे तो मुझे बिल्कुल वो पहला शिविर याद है सोम भैया का SGVP में। बड़े दमदार तरीके से दीदी ने दलीलें की थी उनका हमेशा रेशनल अप्रोच रहा, तो यहाँ इसका पूरा समाधान हो गया। तब से लेकर के मेरे मन में एक चित्र था, मैंने कल कुछ साथियों के साथ शेयर भी किया कि अभी हमारे पास एक पावरफुल प्रबोधक तैयार है और वो है सुधा जी तो पिछले समय में अध्ययन की यात्रा चली। उनका नाम मियावाकी के साथ बहुत तो स्टेट रिजर्व पुलिस यानी SRP, उनका जो कैंपस रहता है ना यूजुअली शहर के बाहर रहता है। और जिनको ज़्यादा मालूम नहीं है उनको बता दें कि SRP की ड्यूटीज़ ऑल टाइप ऑफ इमरजेंसीज, कैलेमिटीज़, प्रॉब्लम्स, इलेक्शंस, तो बड़े पैमाने पर फोर्स की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो फोर्स, बाकी के समय में फोर्स रिलेटिवली फ्री रहता है क्योंकि रिजर्व फोर्स है ना। तो आम ऑफिसर का क्या जनरल रवैया रहता है कि खाओ पियो आराम करो, करना क्या है, जब ड्यूटी आएगी तब करेंगे। पर दीदी ने एक मातृभावना, ममता और वात्सल्य का परिचय कराया। जिस जिस जगह पर पोस्टिंग हुआ वहाँ उन्होंने स्टाफ के लिए केयर करी, तो उनका क्वार्टर बनना, उनका एजुकेशन हो, लाइब्रेरी हो, और बंजर ज़मीनों को ग्रीन कर दिया। तो आज गुजरात में 3 बड़े मियावाकी फॉरेस्ट, एक अहमदाबाद, दूसरा भचाऊ और तीसरा अभी राजकोट। जिनको ज़्यादा मियावाकी मालूम नहीं है वो दीदी हमारे साथ है। शायद दोपहर को मैंने सबको कहा है, सबका मन हो तो लंच तो 12:30 बजे होगा, तो उसके बाद में उनके मुंह से ही सुने, राइट। भोजन करके बैठ सकते हैं जी, बिल्कुल। तो एक जादू की तरह हो गया है और उसके चलते काफ़ी इम्पैक्ट गवर्नमेंट पर भी हुआ। तो मियावाकी में वो खुद एक्सपर्ट है, उनके फोर्स वाले लोग भी एक्सपर्ट है और उसके चलते बहुत सामाजिक फर्क पड़ा है। एक लाइन में बताऊं तो जहां बंजर है वहां मियावाकी करने के बाद पंछी लौट आते हैं, रेप्टाइल्स लौट आते हैं, छोटे कीटक लौट आते हैं। मतलब कि पूरी इकोसिस्टम, जो हम संतुलन की बात करते हैं, प्राकृतिक संतुलन की, तो ये काम से हमें ये एहसास होता है कि कोई मानव समझदार की होने की दिशा में आगे बढ़े तो प्राकृतिक संतुलन में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमारी खुशी की बात है दीदी, आप हमारे यहाँ आई, स्वागत है। हमारे बीच में हिंदी बोलने वाले एक एकता बहन है और एक अरुण भाई है, तो बाकी तो सब गुजराती ही बोलते हैं, पर फिर भी मैंने
भैया गुजराती समझते हैं, उन्होंने कहा પ્રિયંકા ભાભી સમજી શકો. તો બસ દીદીનું સ્વાગત છે આપણે બધાની વચ્ચે પરિવારમાં, અને એમના પ્રત્યે કોઈ પણ પ્રકારનો પોલીસ જેવો સંકોચ રાખ્યા વગર, કારણ કે બહેનનો ભાવ પણ એવો જ છે કે જ્યાં એ આઈડેન્ટિટી ના હોય ત્યાં પરિવાર ભાવથી જ મળવાનું, એટલે આપણે ફ્રી સમયમાં એમની સાથે બેસી શકીશું. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. तो दीदी हम लोग यहाँ पर जो है मानव व्यवहार दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और इस समय हम लोग अध्याय 16 पर पहुँच गए हैं. तो बेसिकली अगर हम देखें तो इस दादा ने याद दिलाया कि उनके साथ जो पधारे हैं उनका भी स्वागत. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आप पर मेरी दोस्त हैं स्नेहल जाडेजा, हम लोग पीजी साथ में करते थे स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में, और फिर वो बॉम्बे चली गई, अभी अभी गांधीनगर शिफ्ट हुई हैं. तो 1-2 महीने पहले जो सोम भैया का राजकोट वाला शिविर था वो उन्होंने अटेंड किया था. तो शी इज़ माई फ्रेंड. आपका दोनों का बहुत स्वागत है. आप लोग 3 लोग थे ना? अच्छा, ओके. आपका भी स्वागत है. बेटा आपका नाम क्या है? वैदेही. वैदेही मेरी नीस है, और इसने सोम भैया का गंगोत्री वाला शिविर किया था जब वो 13 साल की थी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हम लोग पिछले 6 दिन से यहाँ पर हैं और खूब मन लगा के सब लोगों ने है ना मन लगाया अच्छे से. तो हम लोग ये अध्याय 16 को पढ़ रहे हैं. तो इसमें बेसिकली आशय ये है, इसका शीर्षक है पोषण और शोषण, है ना. तो ये आशय है कि मानव को एक वातावरण की आवश्यकता होती है जिसमें उसका पोषण होता है, और अगर उसको वो वातावरण नहीं मिलता है तो वो शुष्क हो जाता है या शोषण होता है उसका, है ना. और इसमें हमने ये देखा कि मानव का जो वातावरण है वो सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था के रूप में होता है ना. तो हमने सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था को समझने का कोशिश किया कि हमारा दिन प्रतिदिन जीने का जो स्वरूप है उसको हम सभ्यता कहते हैं, और उस सभ्यता का ही आईना जो है हमारी संस्कृति होती है, जिसको हम उत्सवों आदि के रूप में हम व्यक्त करते हैं, और वो शिक्षा का भी एक स्रोत बन जाता है. विधि जो है हम कानून को कहते हैं, है ना. और व्यवस्था जो है वो विधि के आशय को इम्प्लीमेंट करता है ना. तो वो 5 आयामों में. तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग जो है ये देख रहे हैं. तो पेज नंबर हम कहाँ पर पहुँच गए थे? 119 के ऊपर. कोई और कुछ जोड़ना चाहेंगे? अभी तक क्या बात हुई है इसके ऊपर, ताकि जो हमारे नए गेस्ट्स आए हैं उनको टू ब्रिंग देम टू स्पीड. आप सुरेश भाई कुछ जोड़ना चाहेंगे? संविधान वाला जो पार्ट में कल मैंने दीदी की क्लिप रखी थी, शायद किसी ने देखी भी हो. दीदी ने प्रेजेंटेशन दिया था राष्ट्रीय संविधान. जी बिल्कुल. मैंने ग्रुप में लिंक रखी है सुधा दीदी का प्रवचन, जो कॉन्स्टिट्यूशन. तो आई थिंक यहाँ जो राष्ट्र की व्यवस्था के बारे में अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, गठन, तो आई थिंक उसके साथ वो कनेक्ट करता है. तो जिन्होंने ना देखी बात देख सकते हैं. धन्यवाद. बढ़िया. तो आगे पढ़ते हैं. कौन पढ़ेंगे? उपरोक्त वर्णित उद्देश्य अर्थात तन, मन और धन के सदुपयोग और तन, मन और धन की सुरक्षा की पूर्ति के लिए तथा तदनुकूल आचरण को व्यवहार में लाने हेतु और तदनुसार विभिन्न स्तरों के गठन की संपर्कात्मक तथा संबंधात्मक परस्परता को विश्वास पूर्वक सुदृढ़ करने के लिए एक समन्वित धर्मनीति तथा
राज्य नीति आवश्यक है, जिससे एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित तथा विकसित किया जा सके जो मानव की जागृति की संपूर्ण संभावनाओं से युक्त हो। ऐसी व्यवस्था मात्र पोषण प्रधान गुणों व नीतियों से ही संपन्न होगी, जो जागृति का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे मानव सुखी रहेगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि वर्तमान स्थिति में धर्म और राज्य जो है वो शासन के स्वरूप में हमको दिखाई देता है ना। तो उसको व्यवस्था के स्वरूप में लाने के लिए परिवार को व्यवस्था की इकाई के रूप में पहचाना गया और राज्य और धर्म को परिवार में इंटीग्रेट करने की यहाँ पर प्रस्तावना की गई। बढ़िया। उपरोक्तानुसार धर्म नीति तथा राज्य नीति के व्यवहारान्वयन में सहायक सभी विचार तथा व्यवहार पोषक, अन्यथा में शोषक ही सिद्ध होंगे। वातावरण के दबाव से मुक्त होने के लिए शोषण से मुक्ति आवश्यक है, जो सह अस्तित्व में अनुभव पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान से ही मानव में प्रमाणित है। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रकाश में संपूर्ण मानव समाज के लिए समन्वित धर्म नीति तथा राज्य नीति निम्न आधारभूत सिद्धांतों की सहायता से की गई है। 1. भूमि एक, अखंड राष्ट्र, राज्य अनेक। मानव जाति एक, कर्म अनेक। मानव धर्म एक, समाधान अनेक। सत्ता व्यापक रूप में, देवता अनेक। उक्त 4 सिद्धांतों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वयं सिद्ध सूत्र की निष्पत्ति होती है। वह है मानव जाति सही में एक तथा भ्रमवश गलती में अनेक है। अनेक परस्पर विरोध होने का कारण रहस्य और उपभोक्तावाद ही है। जागृति पूर्वक सभी अनेक परस्पर पूरकता उपयोगिता विधि से एक हो जाते हैं। भैया, ये जो 4 जो हैं इनको कोई इसमें एक मदद करेंगे, इनको एक्सप्लेन करने में इनका क्या मतलब है? भूमि एक, राज्य अनेक। मानव जाति एक, कर्म अनेक। मानव धर्म एक, समाधान अनेक। और सत्ता व्यापक रूप में और देवता अनेक। और इसका क्या महत्व है ये भी कोई भी? बोनी भाई। भूमि एक, राज्य अनेक, मतलब पूरी धरती को अखंड राष्ट्र के हिसाब से वो पहचाना है। और उसमें जो 5 व्यवस्था है जिधर जिधर है, जो शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन, कार्य, विनिमय और स्वास्थ्य, ये जो 5 व्यवस्थापक कार्य मतलब ये जो है उधर उसको एक राज्य के फॉर्म में पहचाना है। जिधर जिधर भी ये बात उसके पर है तो राज्य के फॉर्म में पहचाना है। तो पूरी धरती को मतलब पूरी धरती को अखंड राष्ट्र के रूप में पहचानते। तो जो हम चाहते हैं कि सार्वभौम व्यवस्था की भी सोचते हैं, तो ये सार्वभौम व्यवस्था जब तक धरती खंड खंड में रहेगी तब तक मानव जाति का, समस्त मानव जाति का सुखी होने का उधर प्रावधान नहीं है। क्या कि खंड रहेगा तो उधर मेरा तेरा रहेगा, उधर राग द्वेष और द्वंद्व और वो सब रहेगा ही। तो सार्वभौम व्यवस्था, अखंड राष्ट्र और सार्वभौम व्यवस्था, ये बात कहने की कोशिश की है।
दूसरी बात है मानव जाति एक और कर्म अनेक। तो पूरी मानव जाति है, जो हिसाब से बाबा जी ने ज्ञानावस्था की इकाई के हिसाब से पहचाना है, तो उसके हिसाब से पूरी मानव जाति एक ही है। वो अभी समझो कि कर्म के हिसाब से जो भी आदर्शवाद और अभी भौतिकवाद में जो जो अलग अलग मतलब जाति कर्म और अलग अलग रीत से उसको डिवाइड किया हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली ज्ञानावस्था के इकाई के रूप में पूरे मानव जाति एक ही है और उसके कर्म अनेक कर्म हो सकते हैं। मानव धर्म एक और समाधान अनेक। तो मानव धर्म मतलब क्या है कि धर्म जो है सुख धर्मी है मानव, और धर्म को वो बोलते हैं कि जो जिससे अलग नहीं किया जा सकता वो ही उसका धर्म है। तो मानव का मानव सुख धर्मी है। तो पूरी मानव जात का धर्म एक ही है और उसके समाधान के फॉर्म में मतलब अलग अलग जगह पे कोई भी जो रहेगा तो वो स्थिति के अनुरूप जो जो चीज रहेगी उसके लिए समाधान अलग अलग रहेंगे, लेकिन धर्म एक ही रहेगा। ऐसी बात कहने का कोशिश किया है। और सत्ता व्यापक रूप में, और तो सत्ता को जो अभी तक आदर्शवाद में जो ईश्वर के रूप में जो कर्ता हर्ता सब ईश्वर है उसको पहचाना है। तो कर्ता हर्ता ईश्वर की जगह पे इधर सत्ता की बात की है और वो क्रियाशील नहीं है, वो कर्ता हर्ता नहीं है, उसके होने मात्र से सभी चीज ऊर्जित है। तो ये बात कहने की कोशिश की है और मानव को जागृति पूर्वक मानव देव मानव और दिव्य मानव तक उसको उधर पहुंचने तक की यात्रा बाबा जी ने दर्शन में जो की है। तो जो मानव को ही देवता रूप में मतलब रहेगा, तो देवता पूरे धरती के जब भी जागृत होएगी तो सब मानव देवता रूप में ही होंगे। तो वो हिसाब से देवता अनेक है, वो हिसाब मैं इसको वैसे समझा हूँ। बहुत बढ़िया। बेसिकली एक तो ये सभी पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से कवर किए। ये भूमि जो एक है ना, ये वास्तव में हम इसको बांट दिए हैं। ये हमने अपनी मतलब हिस्ट्री के में जो है एक एक्सपेंशनिज्म वगैरह करते हुए हमने अपने कबीला युग से शुरू होते हुए उसी का ही एक्सटेंशन है। ये किसी सार्वभौम समझ के आधार पर हमने राष्ट्रों को नहीं बनाया है, जबकि वास्तव में पूरी धरती एक ही है ना। और मानव का भी स्वरूप एक ही है ना। सभी मानव सुखी होना चाहते हैं। मानव की जाति एक ही है, मतलब कि शरीर एक ही प्रकार का है, वही ब्लड ग्रुप्स हैं, वही हड्डियों का स्वरूप है ना। तो इसलिए मानव की जाति जो है वो एक ही है और धर्म भी एक ही है ना। और धरती जो है वो अखंड है। इस आधार पर अगर हम क्योंकि अस्तित्व अपने आप में एक स्वरूप में है तो उसकी समझ भी एक ही होगी। तो अगर सर्व मानव की समझ एक ही है तो ऐसी एक समझ के आधार पर पूरे विश्व का क्या संविधान हो सकता है? क्या हम सभी जो हैं एक ही संविधान के अंतर्गत आ सकते हैं, जिसको मानवीय संविधान कहें, है ना। ताकि जो है ये मतलब भारत का संविधान अलग, पाकिस्तान का अलग, अमेरिका का अलग, इस प्रकार से हम सार्वभौम व्यवस्था तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो अखंड समाज के लिए मानव को मानव के स्वरूप में पहचानना होगा, मानव लक्ष्य के रूप में पहचानना होगा और व्यवस्था के रूप में, परिवार के रूप में इकाई, और उसी को स्केल अप करते हुए विश्व तक पहुंचने की प्रस्तावना यहाँ पर की गई है। तो उसकी एक मानवीय सभ्यता है ना, यूनिवर्सल सिविलाइजेशन, यूनिवर्सल कल्चर, यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिवर्सल सिस्टम्स, उसकी बात की गई है। तो अभी क्या है, हमारे मल्टीकल्चरलिज्म को हम प्रमोट करते रहे और म्यूचुअल टॉलरेंस की ही एकमात्र आदर्श रहा कि हम क्या है कि अलग अलग डाइवर्स रहेगा ही आदमी,
हम मैक्सिमम क्या अप्रोच कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ में सहिष्णुता को अपना सकते हैं। यहां पर एक स्टेप आगे कह रहे हैं कि हम जो है वास्तव में हमको टॉलरेंस जो है एक कॉम्प्रोमाइज है ना, कि भाई आप मुसलमान लोग अपना करो, हिंदू लोग अपना करेंगे, क्रिश्चियन लोग अपना करेंगे, हमको डिस्टर्ब मत करो, हम तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये बेसिकली मैक्स वी कैन अचीव, है ना। फिर हमारा इंटेलेक्चुअल वर्क भी बेसिकली एक जगह जाके अटक गया है जिसको अपन बोलते हैं सेंसिटिव प्लूरलिज्म। भाई प्लूरलिज्म होगा, सब अलग अलग रहेंगे, सबकी अपनी अपनी समझ रहेगी, हमें एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव होने की जरूरत है ना। बस इतने से काम। यहां पर क्या कह रहे हैं, एक स्टेप आगे चल रहे हैं। अगर मानव यूनिवर्सल है, यूनिवर्सलिज्म मल्टीकल्चरलिज्म से एक स्टेप आगे है। यहाँ पे मानव को मानव की हैसियत से उसकी मौलिकता के आधार पर पहचाना जा रहा है, धरती को अखंड रूप में पहचाना जा रहा है ना, और उसकी मानव के यूनिवर्सल वैल्यूज के रूप में पहचाना जा रहा है। ये पहचाना जा रहा है कि सभी मानव के साथ ही संबंध होते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में हो। तो इन सात संबंधों में उन्हीं मूल्यों की अपेक्षा हमारे अंदर बनी हुई है। तो ऐसे समाज की गठन हो, ऐसे राष्ट्र का गठन हो, ऐसा अंतरराष्ट्र का गठन हो, इसका यहाँ पर प्रस्तावित किया जा रहा है ना। तो म्यूचुअल टॉलरेंस या सेंसिटिव होना ये पर्याप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि देर सवेर जो है झगड़े में आ ही जा रहे हैं उसमें, है ना। तो हम केवल उसमें मान्यताओं के आधार पर काम कर रहे हैं, मतों के आधार पर काम कर रहे हैं। एटलीस्ट मैक्सिमम वहां पर हम पूछ रहे हैं हम अपने मतों के प्रति सहिष्णु हो जाएं, है ना। बाबा जी एक बार इस तरह से बोले, गांधी जी का सर्वधर्म समभाव का आदर्श किसको समझ में आया, है ना। जबकि मानव धर्म एक है, तो सर्वधर्म का मतलब क्या है ना। अगर सर्व मानव एक है तो सर्वधर्म संभाव का अर्थ क्या है। तो देखें तो एक्चुअली कहीं जाके वो किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चला जाता है, क्योंकि मानव की एक रूपता को जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक बेसिकली बात समाधान नहीं हो पाता है ना। हम एक तरीके से पैचवर्क करके या फिर हम एक तरीके की बैसाखी लगाकर हम चल रहे हैं। और इसमें भैया ये जो मंगल कामना है, जो मंगल कामना है, यही सिद्धांतों के ऊपर मंगल कामना पूरी होगी। भूमि स्वर्ग हो, बिल्कुल मनुष्य में अतु देवता, धर्म सफल और नित्य शुभोदय की जो बात की है, ये यही सिद्धांत पे ये मंगल कामना पूरी होने को बिल्कुल। तो मंगल कामना बिल्कुल इसी अर्थ में की है, भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, नित्य शुभ हो, है ना। तो अब ये केवल मंगल कामना ही नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम जो है वो एक कामना के रूप में व्यक्त किया गया है, पर कामना भर पर्याप्त नहीं है, उसके मूल में विचार होना आवश्यक है, उसका कॉन्सेप्ट होना आवश्यक है, उसका सिस्टम्स होना आवश्यक है, उसके जो है वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान होना आवश्यक है, उसकी योजना होना आवश्यक है। अदरवाइज वो केवल एक बेसिकली इट फील गुड वाला है, आइडियल की बात है, पर उसका लिए कोई एक्शन प्लान उससे निकल कर नहीं आता है ना। तो यहाँ पे दर्शन में क्या है, उसका लक्ष्य को भी बात किया गया है, साथ में उसके लिए विचार को भी दिया गया है कि वो वास्तव में मानव का मूल स्वरूप क्या है और वो किस प्रकार से उस व्यवस्था के अंदर आ सकता है। बढ़िया। तो आगे मानव धर्म नीति कौन पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे? मानव धर्म नीति परिभाषा, अर्थ की सदुपयोगात्मक नीति ही धर्म नीति है। मानव की सार्वभौमिक साम्य कामना सुख की अनुभूति हेतु मानव के समस्त संपर्क एवं संबंध के निर्वाह के लिए समाधान, समृद्धि, अभय व सहअस्तित्व सहज प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु निश्चित कार्यक्रम की
मानव धर्म नीति की संज्ञा है। आवश्यकता। मानव धर्म नीति सहज समझ तथा परिपालन इसलिए आवश्यक है कि मानव प्रयोग एवं उत्पादन द्वारा प्राप्त अर्थ तथा प्राप्त प्राकृतिक संपदा के सदुपयोग की कामना करता है। धर्म नीति का अध्ययन मानव के परस्परता में पाए जाने वाले संपर्क एवं संबंध का अध्ययन है, क्योंकि मानव संपर्क एवं संबंध से सुखी अथवा दुखी हो रहा है, न कि वस्तु, वाहन आदि से। लक्ष्य अथवा साध्य। अमानवीयता से मानवीयता की ओर गुणात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करने हेतु समाधान, साधन, अवसर तथा व्यवस्था उपलब्ध कराना जो अति मानवीयता के लिए प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन देने में समर्थ हो। बढ़िया। तो अपने को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर है ना, किस चीज को धर्म कह रहे हैं, किस चीज को राज्य कह रहे हैं, है ना। तो दो चीज हैं, हमारी दो दुनिया बटी हुई है। एक जगह हम अपनी शादी विवाह आदि करते हैं, धर्म करते हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे उत्सव हैं, हमारे मतलब चाहे वो दिवाली हो या ईद हो, ये एक दुनिया हमारी ये है। और एक दुनिया है हमारी जिसमें हमारे सिस्टम्स हैं, है ना, चाहे पुलिस का सिस्टम हो, जुडिशरी का सिस्टम हो या हेल्थ का सिस्टम हो। तो हेल्थ ये वाले सिस्टम को हम कह रहे हैं राज्य, और दूसरे को हम कह रहे हैं धर्म। तो धर्म जो है वो हमारे वैल्यूज को एड्रेस कर रहा है ना, और राज्य जो है वो मेनली हमारे जान माल के रक्षा के बाद में बात कर रहा है ना। और जो धर्म जो है वो बेसिक मूलतः मानसिकता को एड्रेस कर रहा है ना। मानसिकता के आधार पर ही बाकी तन और धन के सदुपयोग की बात हो रही है। तो अपने को एक इसका ओवरऑल सेंस आना चाहिए, है ना, कि धर्म नीति मतलब सदुपयोग और राज्य नीति मतलब सुरक्षा। प्रत्येक मानव में साध्य को पाने हेतु तीन बातों का होना अनिवार्य है: साधक, साधना, साधन। साधक प्रत्येक मानव को साधक की संज्ञा है। वह क्रम से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय भेद से है। साधना तन, मन तथा धन सहित मानवीय दृष्टि, विषय एवं स्वभाव सहित साध्य, मानवीयता एवं अति मानवीयता को पाने हेतु प्रयुक्त क्रिया प्रणाली को साधन की संज्ञा है। साधना की संज्ञा है। साधन तन, मन व धन ही साधन है। सर्व मानव के लिए जागृति ही साध्य है। साधन की प्रयुक्ति कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित एवं अनुमोदित भेद से कुल 9 प्रकार की होती है। इन समस्त साधनों को 3 क्षेत्रों में ही प्रयुक्त किया जा रहा है: प्राकृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र। सह अस्तित्व व सामाजिकता का अध्ययन व्यक्ति की जागृति एवं व्यवहार के संदर्भ में ही है। इसमें यहाँ रुकेंगे। ये कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित क्या होता है, इसमें कोई वॉलंटियर करेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए? तो भैया मैं उसको ऐसा समझाऊँ कि कोई भी मानव है अल्टीमेटली जो उसका जो लक्ष्य है कि सुख को जो पाना चाहता है, तो वो जो इच्छा की पूर्ति के संदर्भ में ही पूरे कर्म करता है, और वो कर्म 9 प्रकार से करता है।
तो वहाँ पे कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित और अनुमोदित। तो कायिक मतलब शरीर से किया गया, वाचिक मतलब बोलकर किया गया, और मानसिक मतलब हम विचार प्रक्रिया में जो करते हैं तो वो मानसिक हो गया। उसी का 3x3 ये मैट्रिक्स होगा। नाउ उस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई जैसे कि और पहले वो 3 ले लेते हैं कि भाई किया गया, करवाया गया, कृत, कारित और अनुमोदित। तो कृत मीन्स किया गया, कारित मीन्स करवाया गया, और अनुमोदित मीन्स किसी ने किया, उसमें सहमति देना, प्रदान की, वो हो गया। और इसका जैसे मैट्रिक्स करते हैं तो उससे ध्यान में आता है कि भाई जब भी हम करते हैं तो करने के साथ सपोज मानसिकता बेसिक उसमें बनी ही रहती है। तो मानसिकता के साथ एक तो करना, उसमें एक है कि शरीर के साथ कुछ करना, एक्सप्रेस करना उस एंगल से, तो वो करने की बात हुआ। किसी को सपोज जैसे हम बोलते कि भी ये करना, ये करो या ऐसे करो, तो वो करवाना हुआ। और जब भी ऐसे सपोज हम कुछ कर रहे हैं और उसमें सभी का सहमति हम देते तो वो करवाया हुआ। अभी ये जो हम समझ रहे, तो अभी ये हम स्थूल रूप में समझ रहे हैं, उसके मूल में जैसे लक्ष्य की स्पष्टता हो जाती है, तो लक्ष्य की स्पष्टता हो जाती है तो उसी के अर्थ में अभी एक शरीर की आवश्यकता और जो समझदारी की आवश्यकता, तो दोनों की आवश्यकता की पूर्ति कर हम कैसे चारों अवस्था के साथ या मानव और मानव प्रकृति के साथ हम तालमेल पूर्वक जी पाए, यही एक तृप्ति स्थली है। यही अल्टीमेटली जो कर्म का जो फाइनली फल, जो परिणाम हमें जो चाहिए, उस संदर्भ में मानव कार्य करता है। तो एक भ्रमित स्थिति में करता है, एक जागरूक स्थिति में करता है। तो ये 9 प्रकार से कर्म करता है। तो भ्रमित स्थिति में उसका फल उसके अनुरूप नहीं होता है, तो वो कर्म करते समय स्वतंत्र, लेकिन फल भोगने में वो परतंत्र रहता है। जब जागरूक रहता है तो उसको पूरी समझदारी है, उसको स्पष्टता है, उसको नियमों की स्पष्टता है, अस्तित्व की स्पष्टता है, उसमें उसकी योजना की स्पष्टता है, उसके कार्यक्रम की स्पष्टता है, और उसके अनुरूप वो एक उसने सब कुछ जान लिया है, तो उसके अनुरूप भी वो तृप्ति के साथ किया जा रहा है, उसमें भागीदारी कर रहा है, और पूरी एक व्यवस्था बने उसमें वो कार्यरत रहता है तृप्ति के साथ। तो उस एंगल से वो कर्म करते भी स्वतंत्र है, फल भोगते भी स्वतंत्र है, क्योंकि उसने वो जान ही लिया है कि इसका क्या अल्टीमेटली फाइनली फल है। ऐसा मैं उसको देख रहा है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, कर्म फल जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य का रहा है, और कर्म फल सिद्धांत जो है, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, एक मतलब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बन रहा है कि जैसे अभी बनी भैया ने वाचिक, कायिक में मतलब शरीर से, वाचिक मतलब बोलकर, और मानसिक मतलब जीवन क्रिया मतलब इंटरनल जो होती है मतलब विचार से, सोच से, ठीक है। और कृत, कारिक, अनुमोदित तो मतलब किया हुआ, करवाया हुआ और सहमति दी। तो मैं कुछ भी करवाता हूँ, खुद करता हूँ या सहमति देता हूँ, वो तो शरीर से ही मैं एक्सप्रेस करता हूँ। बोला वो भी शरीर से ही हुआ। बोलने के अंदर जो था, क्योंकि मैं मेरे विचार से किसी से मतलब करवा नहीं सकता, मैं खुद करूँ वो भी शरीर से ही करने वाला हूँ, और विचार से मतलब मैं इनको मतलब कुछ करवाना है तो कैसे मतलब वो करवा सकता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेस तो इधर शरीर से ही करूँगा, बोलूँगा वो भी शरीर से ही करूँगा। तो वो 3x3 क्यों मतलब बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो शरीर से ही होने वाला है। कभी एक तो है इम्प्लीमेंट होना, और एक केवल उसको बोलना, उसको एक वाचिक कर्म को एक अलग कर दिया। जैसे हमने ये बोला कि ये ऐसा होना चाहिए, तो वो भी एक कर्म है। इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो कर दिया, होना चाहिए ये बेसिकली उसको बोल दिया, है ना। तो वो भी, बोलना भी एक कर्म है इस प्रकार से। तो मेरा जो इस पे ध्यान गया कि एक तो कर्म जो है, अब कर्म और फल कैसे होता है, ये अपने आप में काफी एक रहस्य की चीज में रहा है। और ऐसा भी सोचा गया कि कर्म जो है, हाँ, कि कर्म करना तो अपने अधिकार में है, लेकिन फल अपने अधिकार में नहीं है, है ना। फल देने वाला कोई और है।
कोई और शक्ति है जो फल को देता है, तो फल को जो है उसके ऊपर छोड़ दो, है ना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कर्म के डोमेन को एक तो बहुत क्लियर कर दिया कि जो है कायिक वाचिक मानसिक रूप में ही कर्म है, और मन को भी बता दिया कि जीवन में मन होता है। वाचिक मतलब शरीर के द्वारा बोलना, और कृत मतलब शरीर के द्वारा करना। तो कर्म का डोमेन एक्चुअली बिल्कुल क्लियर कर दिया। दूसरा जो है, कोई एक एंटिटी नहीं है जो कि कर्म के फलों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो क्या चीज कैरी कर रही है कर्म के इफेक्ट को, तो उसके रूप में जीवन को पहचाना कि जीवन जो है प्रवृत्तियों को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है संस्कार के रूप में और प्रारब्ध के रूप में, है ना। तो वो उस तरीके से हमारे जो फल हैं वो हमारी स्वीकृतियों के आधार पर हो रहे हैं, है ना। तो ये एक्चुअली कर्म फल को लेकर जो है हम काफी रहस्य में रहे हैं, उससे हम भाग्यवादिता के अंदर चले गए, जबकि यहाँ पर कर्म को हमको अपने कर्म की स्वयं जिम्मेदारी लेनी है, और उस जिम्मेदारी के आधार पर हम बेसिकली जब तक मानव अपने कर्म की जिम्मेदारी नहीं लेगा, स्वयं को कर्ता के रूप में नहीं स्वीकारेगा, है ना। अगर हम ये मानेंगे कि कर्ता कोई और है ना, तो हम जिम्मेदारी की जगह में नहीं आ पाएंगे। तो हमको ये मानना ही पड़ेगा कि ये जो काम हो रहा है ये मैं कर रहा हूं, और इसका जो फल आ रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारे पास में है। तो अकाउंटेबिलिटी उसके बगैर होगा नहीं। हाँ जी सर। आज हम जहां भी हैं, जैसे भी है, जो भी भुगत रहे, वो सभी हमारे कलेक्टिवली ही है, ऐसा मेरे अंदर एकदम स्पष्ट है। तो भैया ने जो, मेहुल भैया ने कहा वो अनुमोदित और मानसिक वाला, तो हम कोई भी फिजिकली या वाचिक पर्क से करें उसके पहले मानसिक तो कर ही देते। जैसे मैं ये दोपहर को 12:30 बजे आज खाऊंगा या नहीं खाऊंगा या ज़्यादा खाऊंगा, वो तो मैंने अभी से कर ही दिया। अब फिर एग्जीक्यूट होगा मुंह से बोल के, दो खाना दो, और फिर शरीर से मैं खाऊंगा। तो ये तो जितना भी मानसिक है वो सबसे पहले है, वो वही सटल ही है। एक सूत्र है दर्शन में, मानसिकता ही सामाजिकता है। अभी कलेक्टिवली देखे, मैंने पटाखे नहीं छोड़े, लेकिन कोई छोड़ रहा है तो धुआं तो मेरे सांस में जा ही रहा है। तो जब तक पूरा का पूरा मानव समाज समझदार नहीं होता, तब तक सभी के कर्मों का सभी लोग फल भोग रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। तो इंडिविजुअल अकाउंट्स नहीं है कर्म के। यस, एग्जैक्टली। हम कर्म भी सम्मिलित रूप से कर रहे हैं और उसके फल भी सम्मिलित रूप से भोग रहे हैं। तो इसलिए हमको कर्म का सहअस्तित्व स्वरूप में कर्म का स्वरूप पहचानना होगा, सहअस्तित्व स्वरूप में फल का स्वरूप पहचानना होगा, तभी एक्चुअली हम इसको जगह को पहचान पाएंगे। अगर ये इंडिविजुअल वाले कर्म हैं, उससे सभी चीजें हम तर्क से भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, है ना। तो मतलब हम ये कहें हिरोशिमा के ऊपर बम गिरा तो वो सारे लोग पापी थे, है ना, वो उन लोगों ने बुरे कर्म किए थे इसलिए वो मर गए। ये किसी भी तर्क से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, है ना। और जो सटल है ये मानसिक और अनुमोदित, हाँ, ये तो बहुत जोरदार है। हम कोई पेड़ काट रहा है और हम देख रहे हैं इसको, ये बिल्कुल मानसिक अनुमोदित कर्म है। हम बोलते कुछ नहीं है, लेकिन काटने की प्रक्रिया को रोक नहीं रहे, तो हमने उसका अनुमोदन कर दिया। मुझे लगता है कई लोग अनुमोदन का मतलब सहमति बोलते हैं, तो सहमति बोलना नहीं है, सहमति होने में भी है। आज समाज में कुछ ठीक नहीं हो रहा है और हम चुप रहे, तो फिर हम उसका फल भोग देंगे। मुझे इतना साफ दिखता है, किसी की बेटी की छेड़खानी हो रही है और मैं वहाँ से कुछ करे बिना चला जाऊँ, तो मुझे तैयार रहना चाहिए कल मेरी बेटी के साथ भी यही होगा, क्योंकि मैंने अनुमोदन कर दिया कि इट इज़ एक्सेप्टेबल टू मी, ये मुझे स्वीकृत है। तो मानसिक और अनुमोदित बहुत बहुत सटल और बहुत पावरफुल है। हमारे मन में जो चल रहा है वही इवेंचुअली बाहर आ रहा है। बहुत बढ़िया। मेहुल भैया का मैंने डिटेल में जवाब दिया कि वो तो दिखता नहीं है, वो बहुत है।
भैया इसमें मीन्स मैं अपना एक विचार रखना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं पढ़ा सुना है उसमें गीता में आता है, भीष्म पितामह जब भी बाण सैया पे सोए हुए थे और उनका मोक्ष नहीं हो रहा था, तो वो कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने तो लाइफ में बहुत ही अच्छे से जीवन जिया है, कुछ भी ऐसा कर्म नहीं किया है कि मैं ये बाण सैया पे हूँ, तो मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है। तभी श्री कृष्ण बोलते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जब भी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तभी आप वहाँ सभा में मौजूद थे, तो वहाँ आपने वो जो अनुमोदना वाला है जो अभी सर ने कहा, तो वो इससे बहुत काफ़ी रिलेटेबल है। तो भगवत गीता में काफ़ी ऐसे लेसन्स है जो हमें बताते हैं कि खाली हाँ बोलना ही अनुमति नहीं होता है, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ न बोल के भी हम अनुमति देते हैं, तो हमें उसमें भी जागना है। भैया एक ये भी ध्यान जाता है यहाँ पे, एक ये भी ध्यान जाता है कि एक बार मैं ऐसे ही सोच रही थी, जैसे मैं वहाँ पे नहीं भी हूँ, या तो वो वातावरण खड़ा करने में मेरी कोई ऐसा है ना, जैसे कि फ़ोन से मैं किसी से बात कर रही हूँ, या तो मेरा कोई कनेक्शन है और वहाँ पे ऐसा वातावरण खड़ा हो रहा है ना मेरे विचारों से, या तो वहाँ पे कुछ हो रहा है और मैं देख पा रही हूँ, तभी भी वो अनुमोदित ही है, ऐसा मुझे लगता है ना। क्योंकि ये दो घर के बीच में, क्योंकि हम बहुत सुनते हैं, जैसे हमारे घर में ही ऐसे सास बहू वाला है ना, हम देख पाते हैं बहू का जो है मम्मी के साथ चलता है, फिर वहाँ का बिहेवियर वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पे ना भी है उपस्थित, लेकिन एक अनुमोदन वहाँ पे भी दिखता है। ठीक बात है। तो कर्म को हमने पहचान लिया कि कहाँ कहाँ पर कर्म होता है, तो कर्म को लेके हम रहस्य से मुक्त हुए, और कर्म के मूल में, हर कर्म के मूल में कुछ इच्छा होती ही है ना, बिना इच्छा के कर्म नहीं होता है ना, और इच्छा के मूल में हमारी समझ की कुछ स्थिति रहती है। अगर समझ की स्थिति में कुछ पूर्णता होती है तो इच्छाओं में अधूरापन होता है और कर्म में अधूरापन होता है ना। तो इस तरीके से हम कर्म को लेकर जो है, और कर्म में अधूरापन होता है तो फल में अधूरापन होता है ना। देखिए, मानव में ना दो गतियां हैं, एक है समझने की ओर, एक है समझने की ओर, समझने की ओर गति को अपन बोल रहे हैं संस्कार की ओर गति, और एक है प्रमाणित करने की ओर। ये दोनों गतियां हमारे और हमारे में बनी है। ये बात क्लियर होता है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर समझने के लिए आए हैं और हम संसार में जो है अपने समझ को इम्प्लीमेंट करने या प्रमाणित करने के लिए जाते हैं, है ना। तो ये दोनों गतियां हमारे अंदर बनी हुई हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई एक पॉइंट है जहां पर हमारी समझ पूरी हो जाती है ना। हाँ, तो कोई एक स्थिति है जिसमें हमारी समझ पूरी हो जाती है, जिसको हम अनुभव संपन्नता कह रहे हैं या क्रियापूर्णता कह रहे हैं, है ना। है ना, इसको हम कह रहे हैं समझ की पूर्णता। तो ये रेफरेंस आवश्यक है, नहीं तो अपनी अपनी समझ होती है वाला रहेगा। कोई एक स्थिति है जहां पर जो कुछ भी है वो हमको पूरा पूरा ठीक ठीक समझ में आ गया है, और वो समझ में कहाँ आया है, जीवन में समझ में आया है।
तो वो हमको ये क्लियर हो गया कि संस्कार पूर्णता की एक स्थिति है जिसको हम बोल रहे हैं क्रिया पूर्णता, और उसका स्वरूप हमने देखा अनुभव संपन्नता है ना, अनुभव मूलक विधि है। समझने वाली प्रोसेस को स्थिति बोलेंगे कि स्थितिगति प्रमाणित करना वो गति हो गया ना। हाँ, और समझने का भैया जो समझने वाला जो भाग है, हाँ, उसको हम स्थिति और प्रारब्ध को गति बोल सकते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो जितनी पहले स्थिति बनती है, जितनी स्थिति उतनी गति। ठीक बात। तो स्थिति वाला मतलब क्रिया पूर्णता हो गई, बाद में उसका प्रमाणित होना, मतलब मानव, देव मानव, दिव्य मानव तक जो प्रमाणित होना है, अदरवाइज भ्रमित से भी मानव में। ठीक बात। तो मैं ये कह रहा था ये दोनों गतियां साथ साथ बनी हुई हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा ये स्थिति गति है, हमारी कुछ समझ की भी स्थिति है और उसके अनुसार हम कुछ व्यक्त भी हो रहे हैं, और कोई एक स्थिति है जब जाकर समझ पूरी हो गई फिर उसका प्रमाणित होने की गति जो है आगे चालू रहती है ना। तो प्रमाणित होने की गति को हम बोल रहे हैं, प्रमाणित होने का अंतिम स्वरूप को हम बोल रहे हैं आचरण पूर्णता या प्रमाण की पूर्णता। तो उसका एक विजन हमको यहां पर मिलता है जिसको अपन बोल रहे हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था या परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, है ना। उसका एक विजन हमको मिलता है कि अगर मानव जाति समझदार हो जाती है, इफ वी हैव अ सेन सोसाइटी, अगर हम समझदार सोसाइटी बनते हैं तो हमारा क्या जीने का स्वरूप होगा। तो भैया इसमें तो ऐसा हो गया जैसे किसी की 10 क्रियाएं पूर्ण हो गई। हाँ, जैसे बाबा जी ले लेते हैं और कोई जो भी है, तो उसके बाद भी उसका प्रारब्ध तो जब तक धरती स्वर्ग ना हो तब तक तो वो प्रारब्ध अधूरा है, मतलब प्रारब्ध बना ही रहेगा। बिल्कुल, है ना। अखंड समाज की जब तक स्थापना नहीं होती तब तक प्रारब्ध तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि तब तक वो आचरण पूर्णता तक तो नहीं पहुंच पाए ना। क्योंकि जब हम आचरण पूर्णता बोलते हैं तब वो इंडिविजुअल नहीं है, मतलब वो एक अखंडता में है ना, मतलब पूरा जब देखते हैं तब सह अस्तित्व में, सह अस्तित्व में, है ना। तो प्रारब्ध जो है वो जितना हम कर पाए उसके आगे करना जो शेष है वो प्रारब्ध है ना। तो ये एक्चुअली उस तरीके से मानव जाति का डेस्टिनी ये है ना, लक्ष्य ये है, पहुंचना ये है ना। हम उसके अभी अधूरे में हैं, उसके क्रम में है। तो डेस्टिनी को एक्चुअली फिक्स करना जरूरी है। कभी भी हम इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो हमको उसके फाइनल पॉइंट को पहले रेफरेंस के रूप में स्थिर रखना चाहिए, तब जाके हम उसके क्रम को पहचान सकते हैं, है ना। सरल तरीके से दिया हुआ है। जो जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता, जो जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता, जो जितना कर पाता है उतना भोग नहीं पाता। जो शेष रहता है वो हाँ, प्रारब्ध, और जो भोगने से शेष रह जाता है वो प्रारब्ध है ना। तो कितना अच्छा है। हाँ। एक्चुअली जब ये बाबा जी बताते हैं जब वो साधना काल में थे तब होमी जहांगीर भाभा जो हैं वो उनके पास में आए थे। तब उन्होंने उनसे पूछा कि हमको एक्शन पता है, रिएक्शन पता है, लेकिन ये प्रारब्ध क्या होता है, मतलब जो है भाग्य क्या होता है। मतलब आदमी जो है वो मैकेनिकल नहीं है, उसके अंदर कुछ चीज जो है आगे जाके सफल होती है, वो भाग्य क्या है, वास्तव में भाग्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि उस समय वो मतलब ध्यान की पहले की स्थिति में थे। तो उन्होंने कहा कि कल सुबह बताएंगे। तो अगले दिन सुबह वो आए तो बोलते थे कि उनको ध्यान की स्थिति में बैठे तो ये लिखा हुआ आ गया कि जो जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता, ना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता।
तो उन्होंने उनको अगले दिन उसको शेयर किया, तो उनको वो बहुत ही खुश हुए, है ना, कि मतलब इतना अच्छा डेफिनेशन हमको मिला। तो उन्होंने कहा आपने हमको कल क्यों नहीं बता दिया? मैंने कहा कि कल मुझे समझ ही नहीं आया था, तो मैं क्या बताता। ध्यान में उनको समझ में आया। तो एक्चुअली उनको अनुभव से पहले भी कुछ चीजों का उनके अंदर अनुमान बन जा रहा था, है ना। तो हमारी जो भी स्थिति होती है उससे ज्यादा का हमारे अंदर अनुमान बन जाता है, उसी आधार पे हम अध्ययन करते हैं, है ना। तो ये जो है ये 4 स्तर हैं, जान पाना, चाह पाना, कर पाना, भोग पाना, और हर स्तर के ऊपर कुछ बच रहा है ना। और जो बच जा रहा है वो आगे मिलेगा, है ना, नेक्स्ट शरीर यात्रा में अगले मोमेंट के ऊपर, है ना। बढ़िया, आगे चलेंगे। दशरथ भाई। भैया जो सुरेश भाई ने वो बताया ना कि जैसे हमारा कलेक्टिव जो होता है और कर्म और उसमें जो फल आते हैं वो हम कलेक्टिव, तो इसमें भी मतलब समझो कि हर स्टेज पे जितना जान पाता है इतना समझो कि इतना चाहना में नहीं आता है, जितना चाहना में आता है उतना करने में नहीं आता है, और करने में नहीं आता है उतना मतलब भोग नहीं पाता है हमारा, तो शेष तो बचता ही है। और वैसे हम अभी के टाइम में भी देखते हैं कि खाली एक भौतिक संसार में भी हम जैसे जैसे मतलब समझो कि जो सुविधा वाली बात है उसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ते ही गए हैं सुविधा के उसमें, तो वो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी के लिए जो भी हमने किया वो उससे उसको तो मतलब आगे जो मिलता है तो एक कलेक्टिव प्रारब्ध है, और इसको ये हिसाब से देखते हैं तो पूरी मानव जात जितना जान पाती है उसके बाद मतलब उसकी चाहना में इतना नहीं आता है, चाहना में आता है उतना उसका करने में नहीं आता है, और फिर जो बाकी शेष बचता है तो ये जो पूरी धरती पे जो भी चीज अवेलेबल है वो संयुक्त रूप में हमारा प्रारब्ध ही है, वैसे वो हिसाब से भी बिल्कुल। आज जो भी हमारी स्थिति है वो मानव जाति के कलेक्टिव एफर्ट का, कलेक्टिव कर्म का फल है ना। तो उसको हमें उसको हमें भोगना है और उसके आगे बढ़ना है ना। जी। अभी कर्म फल की बात चल रही है, इससे पहले सार्वभौम व्यवस्था और अखंड समाज की जो बात हुई, और साथ में कर्तव्य दायित्व का भी आया शोषण पोषण में, तो इन सभी चीजों को मिला के एक सोच आ रही है, तो थोड़ा बोल रहा हूँ जी कि जैसे कर्म फल की बात हुई तो कहीं ना कहीं कर्तव्य दायित्व जुड़ा हुआ है उससे। बिल्कुल। तो कर्तव्य दायित्व की जब बात आती है तो वो छोटा सा जो हमारा यूनिट है, एक कम परिवार से शुरू करके हम इसको एक्सपांड करके सह-अस्तित्व वहां तक ले जा सकते हैं कि नहीं, वहां पे भी कर्तव्य दायित्व की बात आती है। जैसे सह-अस्तित्व प्रकृति में कर्तव्य कंटिन्यूस होता है, निरंतरता बनी हुई है उसी चीज की। जैसे अभी बारिश हुई तो वो एक प्रकार से कर्तव्य सुने, और सामने जो दायित्व रहता है हमारा, कहीं ना कहीं वहां पे वो कर्तव्य दायित्व का जो चैनलिंग होना चाहिए, जो कर्म होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो उसी के हिसाब से सारा अभी जो प्राकृतिक जो समस्या हम देख रहे हैं वो बनी हुई है। अगर वो मैच हो जाता है कर्तव्य दायित्व, चाहे परिवार में हो, चाहे अखंड समाज के स्वरूप में हो, चाहे प्रकृति के स्वरूप में, तो ये पूरा इसका परिणाम क्या रहेगा? जो हम समाधान बोल रहे हैं वो समाधान तक रहेगा या उससे कहीं आगे जाने वाला है? बहुत सुंदर। बेसिकली हमने देखा कि बाकी प्रकृति मौलिकता के रूप में अपने कर्तव्य को कर रही है और उसका निर्वाह कर रही है। हमारा जो है, हम अपनी मौलिकता के अनुसार अपने
कर्तव्य को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मौलिकता के अंदर हम स्थिर नहीं हैं। तो अगर हम मौलिकता के रूप में अपने स्थिर हो पाते हैं तो हम बाकी अस्तित्व की जो स्थिति गति है उसके साथ हमारा अलाइनमेंट बन जाता है और हम अपनी मानव अपनी ज्ञानावस्था में राइटफुल पोजीशन को ले लेता है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि वो एक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में उसकी व्यवस्था हो जाती है। तो बाकियों की निरंतरता भी उसके अंदर अश्योर्ड हो जाती है ना। बाकी चीजें जो हैं वो मौलिकता के रूप में ही हैं, लेकिन मानव के पास क्योंकि कल्पनाशीलता है, जब तक वो समझ नहीं पाता है तब तक अपनी मौलिकता में स्थिर नहीं हो पाता है। अगर वो समझ पाता है तो अपने मौलिक स्वरूप में स्थिर हो पाता है और उसका जो मौलिक स्वरूप है वो यूनिवर्सल है ना। तो जैसे लोहा जो है वो चुंबक के साथ में भारत में भी अट्रैक्ट होता है और अमेरिका में भी अट्रैक्ट होता है, जबकि मानव का जो बिहेवियर है वो एक्चुअली यूनिवर्सल के रूप में पहचानने में नहीं आया है ना। तो जहां हम मानव का बिहेवियर जो है यूनिवर्सल रूप में पहचान लेते हैं और उसके आधार पर अपनी व्यवस्थाओं को विकसित कर लेते हैं, अपने समाज को विकसित कर लेते हैं, तो उसका आचरण भी एक प्रकार से निश्चित हो जाता है ना। इन शॉर्ट भैया ऐसा कह सकते हैं कि कर्तव्य दायित्व का जो हमारा स्पान है वो हमें यूनिवर्सली एक्सपांड कर देना चाहिए, हर तरह से एक्सपांड, जो अभी हमने किया वैचारिक स्वरूप से, शारीरिक स्वरूप से, विचारिक, जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसको एक्सपांड करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक उसको हम नैरो सेंस में लेंगे ना तब तक हमको वो पूरा व्यू क्लियर नहीं होगा। निर्वाह हमेशा लोकल ही होगा है ना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लेवल के ऊपर जो है, स्वीकृति के लेवल के ऊपर उसको ग्लोबल या यूनिवर्सल होना ही पड़ेगा, तभी वो उसके अंदर जो है हम सभी को अपनी मानसिकता में समाहित कर सकेंगे है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आपने ध्यान दिलाया। बढ़िया, आगे कौन पढ़ेंगे? भैया मेरा भी एक क्वेश्चन बना था, जैसे दीदी ने कहा महाभारत का एग्जाम्पल दिया, तो वो तो सक्षम थे भीष्म पितामह वो रोकने के लिए, लेकिन ऐसे कोई भी सिचुएशन आती है, जैसे भैया ने बोला कि लड़की को छेड़ रहे हैं रास्ते में और बदमाश लोग हैं और हम लोगों की वो सहमति नहीं है वो ऐसा करें, तो उस कंडीशन में, और हम इतने कैपेबल भी नहीं है कि उनको रोक पाएँ, तो उस कंडीशन में क्या होता है ये मुझे जानना है। ठीक बात है, आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? मैं कहना दीदी ने कहा कि हम कैपेबल नहीं हैं, राइट। मैं मानता हूँ शरीर से शायद कैपेबल ना हो, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, आसपास में लोगों को कर सकते हैं कि अभी अभी ऐसी घटना घटी है, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, कुछ तो कर ही सकते हैं। हम बिल्कुल कुछ ना कर सके ऐसा थोड़ी है। नहीं, पहले मुझे पूरा कर लेने दो। आज घटना घट गई, मैंने आपको बता दिया, दूसरे दिन कुछ कर सकते हैं, तीसरे दिन कुछ कर सकते हैं। एज ए सिटीजन हम कुछ तो कर ही सकते हैं, अगर सोचेंगे कुछ कर सकते हैं तो संभावना है। जैसे इस जगह पर ये घटना घटी, कोई एक जगह लोकेशन, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि कल ऐसी घटना यहाँ घटी थी। जहाँ लोग रहे उनको कह सकते हैं कि मैं तो सक्षम नहीं थी, कर नहीं पाई, लेकिन कल यहाँ ऐसा हुआ था, आगे ना हो ध्यान रखें। कुछ तो दीदी कर ही सकते हैं, हमारी निष्कर्मण्यता ही हम भोग रहे हैं अभी। हमारे घर के पास शायद ये 1 साल पहले की घटना है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में एक बुजुर्ग निकले थे और उसी समय बिल्कुल घर के नज़दीक शायद 6 बजे की घटना थी। 2 जवान लड़के आपस में लड़ रहे थे और वो
बुजुर्ग उसे समझा रहा था कि भाई इसी समय ये तो ब्रह्म मुहूर्त है, शांत स्वभाव है, और वो भी किसी आध्यात्मिक आदमी था। इसी समय तो भगवान का भजन करना चाहिए, इसके बदले तुम लड़ रहे हो, आपस में मारामारी कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो जिसके चाकू था, तो जिसको मारना था उसको छोड़कर उस बुजुर्ग को मार दिया, और फिर दोनों साथ में भाग गए। अब इसके बाद अगर कुछ किया जाए पुलिस को कहेंगे, फिर मरने वाला तो मर गया, उनका तो कोई कसूर नहीं था। कुछ कर बेवजह बीच में जाने का भी एक प्रॉब्लम है। और हमारे सूरत में काठियावाड़ी समाज में अभी एक स्थिति है कि कहीं भी झगड़ा होता है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब जो आक्रमण करने वाला है वो फिर डर जाता है। लेकिन मुंबई में मैंने देखा है, वहाँ भी हमारा काठियावाड़ी समाज है, बोरीवली, दहीसर, इस एरिया में। तो वहाँ का कोई झगड़ा हुआ तो कोई रुकेगा नहीं। में चल रहे थे और किसी के साथ टच हो गए, तो जिसको पता नहीं था वो बोला कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जिसके कोनी लग गई थी, जिसकी कोनी, वो बोला क्या हो गया, तेरे को क्या है। तो मैं भी बीच में बोला कि भाई संभल के रहो। तो बोला तू चुप रहे। तो जिसके साथ में था वो बोला कि आपको खर चुप रहना होगा। यहाँ उनका झगड़ा नहीं होते तो सभी कोई अच्छा हो ही जाता, अच्छा बन ही जाता। तो जब भी कुछ गलत होता है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे तो ये डेंजर है ही कि उसका कुछ परिणाम शायद आपको भी भुगतना पड़े। उस विकृति के साथ जब आप आवाज़ उठाते हैं कि भुगतना पड़े तो भुगतना पड़े, लेकिन मेरा फर्ज है यहाँ पे, मुझे बोलना पड़ेगा, तभी तो आपने कुछ किया। वरना आपको गारंटी है कि आपका कुछ खराब नहीं होगा तो फिर हर कोई कूद जाएगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना जो कर्तव्य है उसको समझें, और उसके परिणाम अगर हमारे लिए बहुत नकारात्मक भी आ सकते हैं तब भी बोलना है। तो इसी को तो कुछ करना कहा गया, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, जो मैंने समझा है कि जो नकारात्मकता है या जो गलत चीज़ें हैं उसका जोर बहुत होता नहीं है, हम हमारी चुप्पी से उसको बहुत बलवान बना देते हैं। तो लोगों को पता है कि ये समाज ऐसा है कि यहाँ पे मैं कुछ भी करके निकल जाऊंगा, सब अपना अपना देखने वाले ही लोग हैं, इसलिए लोगों को हिम्मत होती है कि वो कुछ भी करके निकल जाए। अगर 4 बार ऐसी घटनाएं बन जाएं कि कुछ गलत हुआ और 4 लोग खड़े हो गए कि ऐसे कैसे हो रहा है ना, फिर लोग डरेंगे कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे लोग खड़े हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ताकत आती है, लेकिन हम तो पहले से ही हथियार डाल देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हम नहीं बोल पाते। आप देखिए, आप सिर्फ व्हाट्सएप ऐसे कई ग्रुप्स में होंगे जहाँ पे कई ऐसी टाइप की चर्चा होती होगी जिससे आपकी बिल्कुल सहमति नहीं है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है तो मैं क्यों बोलूँ। उसी में जो नकारात्मक ताकतें हैं वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बलवान बनती जाती हैं और सच्चे लोग पीछे दबते जाते हैं। फिर हमें लगता है सच्चे का ज़माना ही नहीं है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि जो रोकने जाता है उसी को चाकू लग जाता है ना। फिर हमको लगता है अब तो और भी नहीं बोलना है। तो नहीं बोलने से क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा बद से बदतर ही होता जाएगा। तो समवन हैज़ टू स्टॉप समवेयर। जैसे निर्भया कांड हुआ, उसके पहले भी कई कांड हुए हैं ना, लेकिन निर्भया कांड में जैसे पूरा देश खड़ा हो गया कि ये नहीं चलेगा, है ना। कुछ नहीं तो जाके एक मोमबत्ती तो जलाई हमने चौराहे पे जाके, है ना। तो जितना लोगों का देखने को मिला मानसिकता सरकार को भी कि अब प्रजा ये सहन करने की स्थिति में नहीं है, तब शायद आपको पता हो ना हो, लेकिन प्री निर्भया कांड एंड पोस्ट निर्भया कांड, औरतों की सुरक्षा को लेके जो कानून है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, गजब परिवर्तन आए हैं। ये परिवर्तन कैसे आए? लोगों ने मास में जाके कुछ नहीं तो विरोध बताया, है ना, ये नहीं चलेगा, मोमबत्तियां जलाई, प्रदर्शन किए, धरने दिए। तो इससे सरकार पे दबाव आता है कुछ सही करने का। जब हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। तो जैसे सुरेश भाई ने कहा कि कुछ तो हम कर ही सकते हैं। 10 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे, एक औरत जाके उनको अलग करके उसको नहीं बचा सकती, लेकिन सुरेश भाई ने कहा कि वो कुछ तो कर ही सकती है। अपना फोन का उपयोग करके पुलिस को बुला ले, दौड़ के जाके दूसरे लोगों को बुला ले, कम से कम एक सेफ डिस्टेंस पर रह के शोर ही मचा दे, है ना। तो
और हम भी देखते हैं कि समाज में होता क्या है, सब देखते हैं कि कौन शुरुआत कर रहा है, कौन शुरुआत कर रहा है। 10 लोग के सामने भी घटनाएं बन जाती है, सब चुप रहते हैं क्योंकि कोई शुरुआत नहीं करता। अब देखिए, एक आदमी शुरुआत करेगा तो दूसरा धीरे से बोलेगा हाँ हाँ ऐसे तो नहीं होना चाहिए, फिर सभी पूरा ग्रुप बोलेगा, है ना। ऐसा हम लोग दान में भी करते हैं ना, दान वाले तो जानते होंगे कि कुछ तो उसमें डमी होते ही हैं कि पहले तुम जाहिर कर देना है ना मैं 10,000 दे रहा हूँ, तो सबको फिर जोश आता है मैं 15 दे रहा हूँ, मैं 20 दे रहा हूँ। तो हम लोग कॉन्स्टेंटली देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, उसके बाद हम अपनी सहमति असहमति दिखाते हैं, है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे से जो भी हो सकता है हम वो करें, अदरवाइज तो फिर वो अनुमोदन वाली ही चीज़ है। और अगर वो हमारा अनुमोदित कृत्य है तो उसको भोगना कहीं ना कहीं, जैसे सुरेश भाई ने कहा, आज नहीं तो कल हमें ही है। तो ये जो सरकार पूरे समाज में जितनी भी नकारात्मकताएं फैली हैं, जितनी भी अमानवीयता है, वो कहीं ना कहीं हमारी चुप्पी का, हमारे गलत चीज़ के अनुमोदन का परिणाम है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया। नमस्कार। वही है कि अर्जुन जैसे योद्धा को भी कृष्ण को अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा था कि मानव अपनी चेतना को पहचानता नहीं है। अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हमने ये मान लिया है कि हम बहुत सूक्ष्म धरा पे जाके सोचते नहीं हैं अपने बारे में कि हम कितने बलवान हैं। हमें मीन्स वही हमारी चेतना सोई हुई है, तो जब तक वो चेतना नहीं जागती हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे घर में भी बहुत कुछ गलत होता है, बाहर का छोड़ो, आप अपने घर में भी अपना ओपिनियन नहीं रखते हैं और इसीलिए बाकी सब घटता है। एक बार आप बोल दो कि ये नहीं ठीक है, भले ही आपको उसके लिए अप्रिय होना पड़ेगा, बट वो कोई चाहता नहीं है, इसीलिए नहीं होता है। और इसीलिए कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ रहे। बहुत बढ़िया। भैया मैं इस तरह से देखता हूँ कि सामाजिकता ही मानसिकता ही सामाजिकता। तो यहाँ मैं स्वयं को देखता हूँ तो हमारे घर में ही ऐसी घटना होती है और हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो जो समझा हुआ है और जो भ्रमित है, तो वैसी हमको ही परंपरा बनानी है। वैसी परंपरा बना के अगर घर में परंपरा बने तो घर में समृद्धि आए तो समाज में आएगी, और समाज में आएगी तो राज्य में आएगी, तो ही सार्वभौम व्यवस्था बन पाएगी। तो सबसे पहले ऐसी स्थिति में अगर हम खुद इस तरह से बन जाए और परिवार में उस तरह से सब जो भ्रमित है उसको जागृति में लेके आए, तो ऐसी स्थिति समाज में खड़ी नहीं होगी। तो स्वयं से ही शुरुआत करनी पड़ेगी और स्वयं को परिवार में देख के वहाँ उस तरह का परिवार का गठन करना होगा। बहुत बढ़िया। आई थिंक हम सभी जो है बहुत सभी लोगों ने कुछ अच्छा अच्छा जोड़ा है इसमें, है ना। बहुत बढ़िया। करें भी पढ़ना शुरू जी। सह अस्तित्व व सामाजिकता का अध्ययन व्यक्ति की जागृति एवं व्यवहार के संदर्भ में ही है। मानव धर्म नीति का अध्ययन अपेक्षाकृत ढंग से ही संभव है। वह है अति मानवीयता की अपेक्षा में मानवीयता का अध्ययन तथा अति मानवीयता एवं मानवीयता की अपेक्षा में अमानवीयता की समीक्षा। यह सह अस्तित्व सामाजिकता, समृद्धि, समाधान, संतुलन, सचरित्रता एवं सुख, शांति, संतोष, आनंद के उद्देश्य से किया जाता है और यही मानव की अध्यांत आकांक्षा है। अखंड समाज समझदारी सहित समझदार व्यक्तियों की उद्देश्यपूर्ण आचरण संहिता समेत व्यवस्था प्रणाली ही है। अखंड समाज में व्यक्ति संपर्क एवं संबंध द्वारा जुड़ा हुआ है। मानव समाज में परस्पर निम्न संबंध दृष्टिगोचर होता है: पिता माता एवं पुत्र पुत्री संबंध, पति पत्नी संबंध, गुरु और शिष्य संबंध, भाई और बहन संबंध, साथी सहयोगी संबंध, व्यवस्था और समग्र व्यवस्था संबंध, मित्र संबंध। कोई और संबंध भी है जो इनमें नहीं आ पाते?
जैसे चाचा जी कहाँ पर आएंगे? पितावत संबंध है ना? बढ़िया। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इन संबंधों के बारे में कुछ बात की है, इसको पढ़ते हैं, है ना? ठीक है। एक, पिता माता एवं पुत्र पुत्री संबंध। माता पिता के संबंध में पुत्र पुत्री के साथ मातृभाव में शरीर भाव प्रधान रहता है तथा पितृ संबंध में बौद्धिक विकास की भावना प्रधान रहता है। मूल रूप में माता पोषण प्रधान तथा पिता संरक्षण प्रधान स्पष्ट है। माता पिता की पहचान हर मानव संतान किया ही रहता है। शिशु काल की स्वस्थता का यह पहचान भी है। अतएव माता पिता जिन मूल्यों के साथ प्रस्तुत होते हैं वह ममता और वात्सल्य है। ममता मूल्य के रूप में पोषण प्रधान क्रिया होने के रूप में या कर्तव्य होने के रूप में स्पष्ट है। इसलिए माँ की भूमिका ममता प्रधान वात्सल्य के रूप में समझ में आती है। ममता मूल्य के धारक वाहक ही स्वयं में माँ है तथा पिता वात्सल्य प्रधान ममता के रूप में समझ में आता है। अभिभावक संतान का अभ्युदय ही चाहते हैं, कुछ आयु के अनंतर इसका प्रमाण चाहते हैं। माता एवं पिता हर संतान से उनकी अवस्था के अनुरूप प्रत्याशा रखते हैं। उदाहरणार्थ, शैशवावस्था में केवल बालक का लालन पालन ही माता पिता का पुत्र पुत्री के प्रति कर्तव्य एवं उद्देश्य होता है तथा इस कर्तव्य के निर्वाह के फल स्वरूप वह मात्र शिशु की मुस्कुराहट की ही अपेक्षा रखते हैं। कौमार्यावस्था में किंचित शिक्षा एवं भाषा का परिमार्जन चाहते हैं। इसी अवस्था में आज्ञा पालन प्रवृत्ति, अनुशासन, शुचिता, संस्कृति का अनुकरण, परंपरा के गौरव का पालन करने की अपेक्षा होती है। कौमार्यावस्था के अनंतर संतान में उत्पादन सहित उत्तम सभ्यता की कामना करते हैं। सभ्यता के मूल में हर माता पिता अपने संतान से कृतज्ञता, गौरवता पाना चाहते हैं तथा केवल इस एक अमूल्य निधि को पाने के लिए तन, मन एवं धन से संतान की सेवा किया करते हैं। संतान के लिए हर माता पिता अपने मन में अभ्युदय तथा समृद्धि ही कामना रखते हैं। इन सब के मूल में कृतज्ञता की वांछा रहती है। जो संतान माता पिता एवं गुरु के कृतज्ञ नहीं होते हैं, उनका कृतज्ञ होना अनिवार्य है, जिससे वह स्वयं क्लेश परंपरा को प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी क्लेशित करते हैं। कैसा लगता है इसको पढ़ के? तो देखिए, मैं बस ये वाली बात कहना चाहता था कि माँ और पिता जो है ये पद है या क्रिया है ना? तो एक आयु के बाद में रोल रिवर्सल भी होता है। हमको अपने माता पिता के रोल में आना होता है ना? तो पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी जैसे हम राजेश भाई को करते हुए देखते हैं, तो एक प्रकार से वो उनके संरक्षक और बने हैं, तो आप उनके माता पिता के रूप में हैं, है ना? तो उस समय वो आपका कहना मान रही है ना? तो ये एक रोल रिवर्सल है जो एक्चुअली होना आवश्यक है ना? ठीक है। पति पत्नी संबंध, दाम्पत्य जीवन की चरम उपलब्धि एक मन और दो शरीर होकर व्यवहार करना है। दाम्पत्य जीवन में व्यवहार निर्वाह संपर्क एवं संबंधी ही है। तात्पर्य यह है कि दाम्पत्य जीवन व्यक्ति के रूप में दो है और व्यवहार के रूप में एक है। एक मन और दो शरीर अनुभव करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा निर्विरोध पूर्वक
अपने संबंध एवं संपर्क का निर्वाह करना ही अवसर, आवश्यकता तथा उपलब्धि है। जहाँ तक मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर और यश का प्रश्न है, वह पति अथवा पत्नी दोनों में सम्मिलित रूप में रहता है तथा उनमें से किसी एक को भी मिलने पर दूसरे पक्ष में वह समान रूप में बढ़ता ही है और इसकी स्वीकृति भी है। पति पत्नी के रूप में दो शरीर एक मन होने का यही प्रमाण है। परस्परता रूपी सभी संबंधों में विश्वास मूल्य सदा सदा होना परम आवश्यक है। यही मूल मुद्दा है। संबंधों को पहचानने का, सभी संबंधों अथवा स्थापित संबंध पहचान में होने के उपरांत शरीर काल तक निर्वाह होने की बात आती है। यही जागृत मानव परंपरा का प्रमाण है। संबंधों में से एक महत्वपूर्ण संबंध पति पत्नी संबंध है। इस संबंध में परस्परता में मूल्यों का पहचान इस प्रकार से होता है कि विश्वास पूर्वक सम्मान, स्नेह व प्रेम मूल्यों का निरंतर अनुभव होता है या समय समय पर होता है। न्यूनतम विश्वास का मूल्य बना ही रहता है। प्रेम मूल्य दया, कृपा, करुणा की अभिव्यक्ति है। इस विद्या में पति पत्नी में मूल्यांकन के आधार पर दया, कृपा, करुणा मूल्यों का स्पष्ट होना, इसी प्रकार से पति द्वारा भी इन मूल्यों का स्पष्ट होना ही प्रेम मूल्य है। वास्तविक रूप में पात्रता के अनुसार वस्तु का मूल्यांकन, पात्रता के अनुसार योग्यता का मूल्यांकन, योग्यता के अनुसार पात्रता का मूल्यांकन परस्परता में होना स्वाभाविक क्रिया है। यह नित्य में नैमित्तिक है। नित्य मूल्यांकन का तात्पर्य हम मूल्यांकन में अभ्यस्त हो गए हैं। नैमित्य का तात्पर्य प्रयत्न पूर्वक ध्यान पूर्वक मूल्यांकन करने से है। ऐसी स्थिति बारंबार होते होते मूल्यांकन सहज रूप से होना पाया जाता है। इस प्रकार योग्यता के अनुसार पात्रता, पात्रता के अनुसार योग्यता का मूल्यांकन विशेषकर पति पत्नी संबंध में होना अति आवश्यक है। ये दोनों मूल्यों के साथ ही पात्रता और योग्यता में संतुलन स्थिति को पाया जाता है। तीसरी विधि से पति या पत्नी अथवा दोनों में योग्यता, पात्रता हो ही नहीं, यह दाम्पत्य जीवन अथवा किसी में प्रौढ़ युवा में संभव ही नहीं है। यही हो सकता है दाम्पत्य जीवन अथवा यही हो सकता है कि योग्यता और पात्रता न्यूतिरेक हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। इसी में सामंजस्य को पाने के लिए दाम्पत्य जीवन का महती उपयोग होना, इन तथ्यों को पूर्व आशयों को भुलावा देना ही दुख और परेशानी का कारण है। यही भ्रम है। तो पति पत्नी संबंध जो है उसके महत्व को बताया है। तो सबसे पहले तो है कि दोनों को मानव स्वरूप में पहचानने की आवश्यकता है और इस संबंध में जो है दोनों एक दूसरे को समझ के लेवल के ऊपर पूरकता को निर्वाह करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम आत्मीयता को वहीं पर पा सकते हैं, है ना। और किसी जगह पर आत्मीयता को, शरीर के रूप में आत्मीयता को नहीं पाया जा सकता है। तो उसमें जो है एक ये मतलब देखा गया है कि जो पति पत्नी मिलकर समझदारी के अर्थ में जुड़ते हैं और एक चीज को समझते हैं, उनमें जल्दी मतलब चीजों को लेकर एक ही डिसीजन पे आना, परस्पर पूरकता की जगह में आना, ये कंपैरेटिवली जो है जल्दी हो रहा है, जल्दी आसानी से हो रहा है। एक लक्ष्य के ऊपर आना जो है बन जा रहा है। नहीं तो क्या है, एक दुनिया में पत्नी रह रही है, एक दुनिया में पति रह रहा है, उसका कार्य क्षेत्र अलग हो गया, उसका कार्य क्षेत्र अलग हो गया, है ना। जबकि यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि कार्य क्षेत्र दोनों का एक ही है, समझने का क्षेत्र भी एक ही है। दोनों जगह पे परस्पर पूरकता को पहचानने की आवश्यकता है ना।
तो पत्नी को भी एक मानव के रूप में वो भी समझ सकती है, पूरा समझ सकती है, पति भी पूरा समझ सकता है ना। हमने क्या है अपने हैबिट्स के रूप में अपना लिया है कि ड्राइविंग पति करेगा, है ना, खाना जो है पत्नी बनाएगी। हमारे घर में मतलब प्रियंका ज़्यादा अच्छा ड्राइव करती है, तो मैं नॉर्मली, है ना, जो है ड्राइविंग उन्हीं को पास में रहता है, और खाना तो हम मिलके ही मतलब बनाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि, है ना, हमने ये जो ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं ना, उनको भी हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है ना, कि हमने अपने कन्वीनियंस के लिए किन्हीं को किसी सीमा में बांध दिया है ना, जबकि वास्तव में प्राकृतिक रूप में या मौलिक रूप में ऐसा है नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पति को ही बाहर जाके काम करना है और पत्नी को घर में ही रहना है ना, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। जी भैया, नैमित्य का मतलब क्या? इसमें ये आशय है कि मतलब हम आपस में बातचीत करें, आपस में संवाद हो, और ये एक दूसरे का मूल्यांकन करने में हम ये उसमें अभ्यस्त हो गए, है ना। तो अभी क्या है, हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट ज्यादा चल रहा है ना, दोषारोपण चल रहा है, बातचीत बंद हो जा रही है ना, तुम अपना देखो मैं अपना देखूं, एक तरीके से एक बड़ा ही एक कोल्ड सी स्थिति है। जबकि यहाँ पे क्या है कि अगर हम मौलिकता के रूप में एक दूसरे की पहचान कर पाते हैं, तो हम एक दूसरे के अर्थ में सही अर्थों में पूरक हो सकते हैं, उनकी चेतना के स्तर के ऊपर हम बात कर सकते हैं। अभी क्या है, हम उसके अपीयरेंसेस और उसके सोशल जो पोजीशनिंग है उसके आधार पर हम एक्चुअली इंटरैक्ट करते हैं, है ना। सारी दिक्कत वहां पर हो रही है, हम नारी को एक मानव के रूप में नहीं पहचान पा रहे, नर को भी एक मानव के रूप में नहीं पहचान पा रहे। हमने एक लेबल लगा दिया कि मैन जो है वो ब्रेड विनर है, वुमन जो है वो टेक होम मेकर है। धीरे धीरे जो है जब सिस्टम्स बदल रहे हैं, मतलब वुमेन जो है वो भी एक्चुअली उतनी पढ़ाई कर रही हैं, वो भी उतनी कैपेबल हैं, तो जो ये ट्रेडिशनल वाले जो होल्ड्स हैं, जो मॉडल्स हैं, उसके अंदर हम फिट नहीं हो पा रहे, है ना। वो एक्चुअली उसको उसमें हम उसकी एक्सपेक्टेशन के अंदर हम फिट नहीं हो पा रहे। तो इसलिए जो है उस मोल्ड को चेंज करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझको लगता है। सकारात्मक में लिखा, नहीं, यहाँ पे सामान्य की परस्पर मूल्यांकन करने के अर्थ में हम लोग अभ्यस्त हो गए कि हम जो है कि किसी को मतलब कैसे श्रेष्ठता का मूल्यांकन करवा पाए। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन के अंदर हम एक दूसरे को सबसे क्लोजली समझ सकते हैं, है ना, जिसमें हम जो है एक मतलब इतना साथ में रहते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो दूसरे में मतलब बहुत पहले ही पता लग जा रहा है ना। तो वो चीज जो है एक्चुअली मतलब वहां पर एक्चुअली लक्ष्य को सेट हो जाए तो उस अर्थ में पूरकता हो सकती है। तो अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि अभी ये सब ना मतलब काफी ज्यादा ये हल्का में चला गया है ना, और बहुत ज्यादा उसके ऊपर जोक्स बनना और मतलब हल्के में हो गया है, जबकि ये गंभीर विषय है ना यहाँ पर अगर हम पार पाते हैं तो फिर एक्चुअली गाड़ी जो है वो आगे खिसकती है। यहाँ पर अगर हम
पार नहीं पाते हैं तो गाड़ी घिसटती है ना। भैया जी, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि मूल्यांकन जो करना है, उसमें जो हमने आगे देखा था क्षमता, योग्यता, पात्रता, तो वो मतलब समझने के अर्थ में थी कि मतलब हमारी क्षमता 100% है, मतलब सब कुछ समझ सकते हैं। अभी पात्रता विकसित करनी है, उसके अनुसार योग्यता। तो यहाँ पर मतलब पात्रता के अनुसार वस्तु का मूल्यांकन, पात्रता के अनुसार योग्यता का मूल्यांकन, योग्यता के अनुसार पात्रता का मूल्यांकन परस्परता में होना स्वाभाविक क्रिया है, यह नित्य नैमित्तिक है। फिर वो लिखा है, तो जो पात्रता के अनुसार वस्तु का मूल्यांकन, ये किस एंगल से मतलब कहना चाहते हैं? भैया जैसे हम लोग बाबा जी के पास में जाते थे तो वो बोलते थे कि आप दोनों ना समानांतर विधि से चलो, है ना, दोनों मिलके समझो। ज्यादा कम में रहोगे तो एक्चुअली अच्छी बात को लेके भी झगड़ा होगा। तो एक दूसरे के साथ में बात करो, जो तुम्हें समझ में आया है वो प्रियंका को समझाए, प्रियंका को जो समझ में आया है वो तुम्हें समझाए। तो एक्चुअली दोनों का एक मन तभी होगा जब समझ के लेवल के ऊपर एक होंगे, है ना, तभी एक्चुअली गाड़ी जो है वो मिलकर आगे बढ़ेगी। एक को लीडरशिप में रहना है, एक को फॉलोअरशिप में रहना है, उस विधि से बेसिकली चलता नहीं है। तो दो शरीर एक मन वाला स्थिति आने के लिए ये परस्पर मूल्यांकन जो है ये आवश्यक है ना। तो उसी विधि से दोनों में एक रूपता आ सकती है और मतलब दाम्पत्य जीवन में मधुरता की स्थिति बन सकती है ना। नहीं तो एक ये बेसिकली हमको पुराने मोल्ड्स में जो है उसमें एक्चुअली एक ड्राइविंग सीट में है, एक पैसेंजर सीट में है ना। तो वो एक्चुअली अब फिट नहीं हो रहा है, वो अब वो चल नहीं पा रहा है। भैया तो दूसरा उस विधि से जैसे आपने बताया तो उसी एंगल से देखते तो वो आई थिंक बाबा जी भी जो लिख रहे हैं कि जैसे कि एक की पात्रता है, वो जो ग्रहण करता है उसके अनुरूप उनकी जो योग्यता बनी है तो उसका एक मूल्यांकन होता है। उसी एंगल से दूसरे की एक योग्यता है, उसके अनुरूप पात्रता। तो जो दोनों में जो आप बता रहे हैं ना कि भाई प्रबोधकों को भी अलग अलग सुनना, तो सबकी एक पात्रता रहती है, उसके अनुरूप उसने कुछ पकड़ा है। तो वो जो एक दूसरे को साथ में एक उपयोगी पूरक होने का जो मुद्दा है तो उस विधि से चलना, तो वही समानता का मुद्दा अल्टीमेटली हुआ, जिससे तो सभी का लेवल बढ़ता है। हाँ, जिससे अल्टीमेटली ओवरऑल क्षमता सही में वहां तक पहुंच पाते हैं। जैसे आपकी कुछ पात्रता योग्यता है, मेरी कुछ पात्रता योग्यता है, हम दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं तो दोनों का विकास होता है। बस भाई, है ना। तो वैसे ही पति पत्नी संबंध के अंदर भी एक ये पॉसिबिलिटी है ना। अगर उस पॉजिटिव साइकिल में हम आ जाते हैं तो परिवार की गति है, अदरवाइज एक वाइशियस साइकिल है ना। सुनने की क्षमता के साथ ही वो होता है, नहीं तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे लंच ब्रेक के लिए रुकते हैं और वापस हम लोग मतलब इसके बाद में हम लोग की 2:30 बजे आप लोग इकट्ठा होंगे, है ना।